Hey students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with chapter number 4. So प्रयाप सीरीज के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपका स्वागत है। फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चंस लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपके सारे पूरे चैप्टर के कंसेप्ट सारे कवर हो जाएंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना, ठीक है बच्चे। चलो सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2024 में आया था, मतलब लास्ट ईयर ही आया था। चलो पढ़ते हैं। कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, have strong force of attraction between their molecules या have weak force of attraction between their molecules। So जब हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कार्बन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते, तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसीलिए दे आर। और अब उसमें क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो एक तो उनके पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिकॉज उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती। तो सेकंड और फोर्थ है करेक्ट आंसर, देख लो सी पार्ट इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर हम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें बच्चे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहले में 2, दूसरे में 6, तो यहाँ पे ये हमारा ऑक्सीजन आ गया। अब इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, सो 1 2 3 4, इधर बना ले, इधर बना लेते हैं 5 6, और एक ऑक्सीजन का इधर बना लिया, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों यहाँ पे ये शेयर कर लेंगे अपने ये वाले, तो इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। देख लो जहाँ पे 4 शेयर हो रहे हो, ये रहा, यहाँ पे देखो ना 4 हो रहे हैं, इधर 2 शेयर हो रहे हैं, नहीं हो पाएगा, यहाँ पे भी 2 शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे और ज्यादा शेयर हो रहे हैं, तो दिस इज दी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, assertion दे रखा है कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्या ये बात सही है कि वो कह रहे हैं कि कार्बन के पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है लूज और गेन करने के इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, तभी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है, ना ही 4 गेन कर पाता है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, वो तो अपने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। देन कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड हैज द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन ऑफ अदर एलिमेंट। तो ये रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है। सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो डी पार्ट करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलें आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द नेम ऑफ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े थे ना हमने, सो उसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है हमारा, डायमंड, ठीक है। ग्रेफाइट वगैरह भी लिखना चाहो तो लिख देना, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है वो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ओनली अ सिंगल एटम, नहीं भाई, कार्बन तो 4 जगह शेयर कर पाता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, रिपल्शन ऑफ एटम्स बिटवीन नहीं, कुछ भी है नहीं, सिंपल सा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। कार्बन बनाते हैं और हम देखते हैं 4 से करते हैं, तो इसलिए सेकंड पार्ट भी गलत है। 6th है हमारे पास, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ, ये जो बेंजीन है ना, एक इसको और एक जो हमारे पास वो साइक्लोहेक्सेन वाला होता है, जो साइक्लिक वाले होते हैं, सर्कल में रिंग में बनते हैं बेसिकली, ये दोनों में से पक्का कोई ना कोई एग्जाम में आएगा, तो अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। सो बेंजीन हमारे पास जो होता है, इसमें क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं, तो हम इसको लगाते कैसे हैं, 6 कार्बन को सेट कर लो, 1 2 3 4 5 6, एक ऐसे रिंग में या सर्कल में सेट कर लिया, ठीक है। ये रहा इनके बीच का बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर मैं सब में हाइड्रोजन लगाने लगूं तो क्या होगा, इसके कार्बन के साथ 2 हैं, 2 हाइड्रोजन और लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, तो ये तो हाइड्रोजन बहुत सारे बढ़ जाएंगे। हमारे पास हाइड्रोजन इसमें कितने होते हैं, सिर्फ 6 हाइड्रोजन, मतलब इस कार्बन के पास भी एक ही हाइड्रोजन, सबके पास एक एक हाइड्रोजन हो सकता है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ना इनके बीच का जो बॉन्ड है वो डबल कर देते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दूंगी तो क्या होगा, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 हो गया कंप्लीट। इस कार्बन की बात करूं 1 2 3 4 हो गया कंप्लीट। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो 1 2 3, अभी इसके पास 3 है, यहाँ पे डबल कर दो, हो गया 1 2 3 4। सिमिलरली इस कार्बन के पास
1 2 3 4। इस कार्बन के पास देखो 1 2 3, यहाँ डबल कर दो क्योंकि इधर डबल कर दिया तो इस वाले के पास 5 हो जाएंगे, इसलिए देखना एक एक के गैप पे डबल करते हैं हम, ठीक है। अब कोई भी कार्बन उठा के देख लो, उसके 4 यहाँ पे एटम्स पूरे हो गए होंगे। अब देखो यहाँ पूछा गया था हमसे सिंगल बॉन्ड्स कितने और डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड देखो 1 2 3, 3 हमारे पास डबल है और सिंगल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है हमारे पास। पहले क्या पूछा है, सिंगल पूछा है, सो 9 सिंगल एंड 3 डबल। देख लो कौन से पार्ट में आंसर है, बी पार्ट में। अभी ये जो बेंजीन आई थिंक इसी वाले में हमारे पास ये जो मैंने क्वेश्चन दिया उसी में ये एक दो बार आपको रिपीट होते हुए दिखता रहेगा, तो हम ये बार बार अभी ड्रॉ करेंगे। अगर आपको भी थोड़ी सी भी इसमें कंफ्यूजन है, दोबारा ड्रॉ होगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। अब फंक्शनल ग्रुप OH किसका होता है बच्चे, एल्कोहल का होता है, एल्कोहल का होता है। अरे अरे अरे, सो हमें यहाँ पे ये जो हमारी पूरी सीरीज होगी इसके स्टार्टिंग के 2 लिखने। तो पहला वाला मिथ वाला होगा, सो हमारा होगा मिथनॉल। सेकेंड हमारा M हटा दो भाई, इथेनॉल हो जाएगा। सो ये 2 हो गए। अब इसका बनाना क्या है, हमें राइट द सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। सो मीथ में हमारे पास देखो कैसे बनाओगे, अगर याद नहीं है तो टेंशन मतलब ये सारे रटने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं मीथ की बात करूं तो एक कार्बन है, अगर तुम्हारे पास एक कार्बन है जिसमें से एक तुम्हें पता है फंक्शनल ग्रुप OH लग जाएगा, सो इसके पास एक यहाँ हो गया, एक और बॉन्डिंग करेगा, एक और बॉन्डिंग, एक, क्योंकि इसको तो अपनी 4 करनी है ना। सो 1 2 3 4 कर लिए। तो हमारे पास अगर हम फॉर्मूला देखें क्या बनेगा, एक कार्बन उसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन और साथ में OH। सो ये आ गया हमारे पास अपना पहला मीथेनॉल। कुछ याद किया इसमें, नहीं, सिंपल। ईथ की बात करें तो 2 कार्बन है जिसमें से एक के साथ तो हमें पता है OH आएगा। इस वाले कार्बन की बात करें, एक बॉन्ड हो गया, ऊपर H नीचे H। इस वाले कार्बन की बात करें, एक हुआ है, 2 3 4 हो गए पूरे। आप काउंट कर लो कितने हैं। सो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, पहला कार्बन उसके साथ H कितने, 1 2 3, ये हो गया। फिर दूसरा कार्बन उसके साथ H कितने, 2, उसके बाद हमारे पास OH, तो ये आ गया हमारा इथेनॉल, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही लिखना था, खुद बना लिया हमने, कुछ रटा नहीं हुआ था, है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेज राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज इथीन। तो बच्चे इथीन बोला है, इथीन के जो है हमारा ENE क्या है, डबल बॉन्ड वाले हैं। अब हमें पता है, अब सोचोगे यार ये ईथ तो 2 के लिए यूज होता है, 2 कार्बन के लिए यूज होता है, लेकिन जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड हमारा शुरू ही, क्योंकि सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा, सो शुरू ही ये 2 कार्बन से होता है, दैट इज वाई इथीन जो होता है ये हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट क्या होगा, अब ईथ के बाद 2 कार्बन के बाद 3 कार्बन लोगे, सो 3 कार्बन बोले तो क्या होता है, प्रोप, सो प्रोपीन, प्रोपीन हो गया। नेक्स्ट थर्ड, इसके बाद 3 कार्बन के बाद 4 कार्बन पे जाओगे, 4 कार्बन बोले तो ब्यूट, सो ब्यूटईन, ब्यूटीन, ठीक है। अब करना क्या था, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। सो एक तरीका तो सिंपल ये है कि C लिखा साथ में, जैसे एक तो मैंने बता दिया पूरा स्ट्रक्चर बना के लिख लो। दूसरा आपको याद होगा जब हम ईन की बात करें, ENE, सो यहाँ पे कौन सा है हमारा, ये क्या है, एल्कीन्स हैं, ठीक है। और एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जितने हमारे पास कार्बन होते हैं CN, उसका डबल हमारे पास हाइड्रोजन होता है, तो CnH2n। मतलब यहाँ पे अगर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 2 6। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4 2 8। सो ये आ गए इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास, ठीक है, क्लियर है। अगर वैसे ही बना के देखना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई 3 कार्बन ले लो, 1 2 3, और किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दिया क्योंकि ईन है हमारे पास। अब इसकी बात करें, सो 1 2 3 4 कंप्लीट। इसकी बात करें 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो। और लास्ट वाले की बात करें तो 1 बना हुआ है, 2 3 4, सो हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। आप देखो जरा कितने हाइड्रोजन आए, 1 2 3 4 5 6। सो ये देख लो यहाँ पे आ गया ना हमारे पास। ऐसे करना है, ऐसे कर लेना, ऐसे इससे करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा,
ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। सो 9th क्वेश्चन में है सेलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सैचुरेटेड कौन से वाले होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं या जिनको हम बोलते हैं एल्केन्स, ए आता है यहाँ पे। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जितने कार्बन है उसका 2n कर दो और साथ में +2 कर दो। अब जो भी यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है वो सैचुरेटेड है, वरना नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 2 जा 6, ये तो नहीं है, यहाँ पे तो डबल ही हुआ, +2 तो हुआ ही नहीं। सिमिलरली 5 2 जा 10, नहीं हुआ। 4 2 जा 8 +2, तो C4H10। यहाँ पे क्या हुआ? 4 2 जा 8 +2 किया 10 आ गया, मतलब ये एल्केन है एक, मतलब सैचुरेटेड है। फिर यहाँ पे देखो 6 2 जा 12 +2 14 आ गया, फिर से 6CH14। तो यहाँ पे देखो फिर से वही हुआ है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 +2 किया 14, मतलब ये फिर से एक एल्केन है। और अगर एल्केन है मतलब सैचुरेटेड है। नेक्स्ट देखो 2 2 जा 4, ये भी नहीं है। सो ये दोनों हैं इसमें से हमारे जो सैचुरेटेड। आपको लग रहा होगा कि यार अब तो एमसीक्यूज आते हैं। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये देखो 2016 में आया था ये। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब क्योंकि इसको एमसीक्यू फॉर्म में देना है तो हो सकता है भाई वो इसको कुछ ऑप्शंस में दे देंगे, सेलेक्ट सैचुरेटेड, और आपको 4 दे दिए, उनमें से बताओ सैचुरेटेड कौन है। तो आपको कंसेप्ट समझना, ये नहीं सोचना तो मैम ये तो अब ऐसे लिखने वाले तो आते नहीं, ठीक है। कंसेप्ट समझो इसके पीछे। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम्स एंड इट्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो एल्डिहाइड, यहां पे एल्डिहाइड की बात हो रही है। एल्डिहाइड्स बोले तो हमारे कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। और इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास जैसे अगर कोई कार्बन है उसके साथ एक ऑक्सीजन का होता है और हाइड्रोजन का होता है, मतलब COH, ये वाला जो होता है ये हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है? राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर। सो एक तो नेम लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है जिसके 4 कार्बन हो। सो देखो 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन में से क्योंकि वो एल्डिहाइड है हमें पता है, इसके साथ मान लो एक ऐसे O लग गया और एक H लग गया। ठीक है, ये तो ठीक है। सो अब इसका अगर हम बॉन्ड देखें तो 1 2 3 4 कंप्लीट कर चुका, तो इस कार्बन के साथ कुछ नहीं होगा। इस कार्बन के 2 हैं, 3 4, सो H H, यहाँ पे बात करेंगे H H H H और H। सो अब नेम देखो, कार्बन हमें बताया है 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है हमारे पास और साथ में O। सो ये आ गया हमारे पास। अब अगर इसके नाम की बात करो तो चलो भाई 4 कार्बन मतलब ब्यूट आएगा, सब में सिंगल बॉन्ड। ये गलती मत करना कि मैम यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। आप यहाँ पे देखोगे सारे सिंगल बॉन्ड है, ये जो लगा है ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा, क्योंकि हमारा क्या है? एल्केन है ये। ठीक है, सो आगे देखो, अब हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ में हम क्या लगाते हैं? Al लगाते हैं, तो इसके साथ Al लग जाएगा। सो ये हो गया ब्यूटेनॉल। सो यहाँ पे हमें बोला था नेम बताओ, स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया हमने, नेम हमने बता दिया ब्यूटेनॉल, और कुछ बोला है बस। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे बताओ OH किस में लगा होता है? एल्कोहल्स में। सो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल हो गया। और जिसमें अभी देखो जो देख के आए ना, उसमें क्या था? कार्बन के साथ O और H, जब ये दोनों होता है तो एल्डिहाइड होता है। जब सिर्फ यहाँ पे कार्बन 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 सिर्फ एक के साथ O होता है तो ये हमारा कीटोन होता है। ठीक है, 1 याद रखना, 1 से कि सिर्फ एक ही चीज है इसमें। ठीक है, इसमें दोनों चीजें हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन है एस्टरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। सही बात है, कैसे होता है? याद है ईस्टर कैसे बनता था? जब हम अपने एथेनॉल का इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होता है? हमें ईस्टर मिलता है जिसकी स्मेल बहुत स्वीट होती है। ठीक है, सो व्हेन ईस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड। और जब ईस्टर का रिएक्शन जैसे हमने देखा था NaOH के साथ कराने, किसी बेस के साथ कराते हैं, सो हमें एल्कोहल मिलता है और साथ में सॉल्ट मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। सो दैट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B आर ट्रू एंड दिस इज। बट देखा जाए इसका कोई लेना देना बीच वाले के साथ नहीं है, तो B पार्ट है कि दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है बट इसका आपस में कोई लेना देना
नहीं है। सो हमारा बी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। सेवरल फैक्ट्रीज वर पोरिंग देयर वेस्ट इन रिवर्स ए एंड बी। वाटर सैंपल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम दीज टू रिवर। इट वाज ऑब्जर्व दैट द सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम रिवर ए वाज एसिडिक। सो रिवर ए में से जो हमें मिला है वो एसिडिक मिला है, और रिवर बी कहाँ गया, एसिडिक, वाइल दैट ऑफ रिवर बी वाज बेसिक। और रिवर बी के जो सैंपल था वो ज्यादातर बेसिक था। नाउ हमें बताना है द फैक्ट्रीज लोकेटेड नियर ए एंड बी विल बी। अब देखो यहाँ पे अगर हम सोप एंड डिटर्जेंट की बात करें, जो सोप एंड डिटर्जेंट की फैक्ट्रीज है वहां से जो भी वेस्ट आएगा, सोप एंड डिटर्जेंट बेसिक होता है, एसिडिक नहीं बना पाएगा। तो वो बोल रहे हैं अगर फैक्ट्री एक नियर ए फैक्ट्री है तो नहीं, एसिडिक नहीं हो सकता। फिर बोला है सोप एंड डिटर्जेंट नियर बी, हाँ ये हो सकता है। एंड एल्कोहल डिस्ट्री नियर ए, हाँ ये भी हो सकता है, एल्कोहल हमारा एसिडिक होता है, तो एक ये हो सकता है। नेक्स्ट ध्यान से समझना, लेड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग नियर ए, लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है वहां से भी जो वेस्ट निकलेगा वो एसिडिक होता है, ठीक है। एंड सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्रीज नियर बी, तो ये बेसिक ही होगा, करेक्ट। नाउ लास्ट है लेड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग नियर बी, नियर बी नहीं हो सकता क्योंकि वहां बेसिक मिला है। सो दैट मीन्स यहाँ दो आंसर्स निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक तो सेम है कि सोप और वो वाली बी के पास है, वो तो बेसिक ही है। अब यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें हम एल्कोहल डिस्ट्री और हमारा लेड स्टोरेज, तो ये दोनों ही एसिडिक वेस्ट डालेंगे, तो दैट मीन्स आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का वेस्ट एसिडिक ही होगा, तो दैट मीन्स दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यू वांट टू टेस्ट फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर बट हार्ड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन द लैबोरेटरी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मे बी डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर टू मेक इट हार्ड। अब जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसमें क्या क्या होता है, या तो बाइकार्बोनेट्स होंगे उसमें, या सल्फेट होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के, या हमारे पास क्लोराइड होता है। तो इसमें से देख लो कौन कौन सी चीजें हैं। हाइड्रोजन, कार्बन और सोडियम से नहीं कुछ होगा। सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम अगर डाल दोगे तो आपका पानी हार्ड हो जाएगा। क्लोराइड डाल दोगे ऑफ कैल्शियम तब भी हो जाएगा। कार्बोनेट से कुछ है, बाइकार्बोनेट से होता है। सो सेकंड और थर्ड देख लो कहां पे है, सेकंड और थर्ड बी पार्ट है, मतलब यहाँ पे ये दोनों चीजें डालने से हम एक अच्छे खासे पानी को हार्ड वाटर बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। एसर्शन में बोला है एथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियर एसिटिक एसिड। हाँ, एथेनोइक एसिड को हम ये भी बोलते हैं क्योंकि क्या होता है, ये टेम्परेचर जैसे जब विंटर्स होते हैं तो ये जम जाता है, इसलिए। नाउ द नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 K एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर्स। ये मैंने भी आपको बताया, तो मतलब दोनों करेक्ट है और इसी की वजह से इसका नाम ये पड़ा, तो रीजन भी यही है, मतलब बोथ ए एंड बी आर ट्रू और आर जो है वो रीजन है एसर्शन का, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। नेम द प्रोसेस बाय विच अनसैचुरेटेड फैट्स आर चेंज टू सैचुरेटेड फैट्स। जो हमारे अनसैचुरेटेड को हम सैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय एडिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करने से। और इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन। अगेन आपको लग रहा होगा मैम ये ऐसे नहीं आएगा, बेटा आपको ऑप्शंस में लिखा हुआ आ जाएगा, आपको उसमें से टिक करना होगा फिर, ठीक है। लेकिन आपको पता तो होगा ना कि हाइड्रोजन ऐड करने से होता है ये। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड A, B and C गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो पहला उन्होंने बोला है A and C आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन एंड B इज बेंजीन। सो अगर हम बी देखें बिल्कुल ये बेंजीन ही है, यहाँ पे मैं देख के पता चल रहा है। अब इन्होंने बोला ये ए और सी क्या है, आइसोमर्स है। आइसोमर्स हमारे क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। सो C6 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12। इधर चलते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन है। तो लो इनका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग है, सो ये गलत हो गया। इनका ये ठीक था कि बी बेंजीन है। आगे देखते हैं, ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन। ए बोल रहे हैं ये जो है हेक्सेन का आइसोमर है। बी इज बेंजीन एंड सी इज आइसोमर ऑफ हेक्सीन। अब अगर मैं बात करूं हेक्सेन की, हेक्सेन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, कार्बन 6 होंगे क्योंकि हेक्स लिखा हुआ है, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या होगा, 6 2 जा
12 और 14 +2 हो जाएगा। सो ये लो, ये इसका आइसोमर नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन 6 और ये 14 होना चाहिए, यहाँ पे ये चेंज कर दिया हाइड्रोजन। सो दैट मीन्स आइसोमर समझ रहे हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा है, बनाने का स्ट्रक्चर कार्बन इधर उधर कर दिए वो अलग है, ठीक है। सो आइसोमर नहीं है ये। देन सी पार्ट बोला है ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड। हाँ ये देखो, यहाँ पे हमें सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब ये सैचुरेटेड है, ठीक है। इसकी बात करें डबल बॉन्ड दोनों ही अनसैचुरेटेड है, तो ये पार्ट ठीक है अभी तक। आगे देखिए, सो ए इज साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। देखो यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन है, ठीक है, हेक्सेन, और ये सर्कल उसमें लगा दिए, तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ये बात तो करेक्ट है। आगे क्या बोला है, बी एंड सी आर आइसोमर्स ऑफ बेंजीन, तो ये बेंजीन का आइसोमर कहीं दूर दूर तक नहीं है। सो दैट मीन्स हमारा जो सी पार्ट है वो करेक्ट है कि पहले वाला सैचुरेटेड और बाकी दो वाले अनसैचुरेटेड। और कैसे पता चला, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इनमें हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन 18 सेज असर्शन में दे रखा है फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब हम कैसे देखते हैं कोई होमोलोगस सीरीज है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है CH2, मतलब एक कार्बन बनेगा 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। तो अगर हम पहले वाले की बात करें, सो हमारे पास कार्बन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 3। अब आप कहोगे मैम ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चे ये OH तो उसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट अगर हम होमोलोगस सीरीज के हिसाब से जाएं, तो अगर कार्बन 2 होंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाने चाहिए, ये भी 2 बढ़ जाना चाहिए, मतलब 5 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 4 5 और साथ में OH, ठीक है भाई, परफेक्ट। सेकेंड हमारा है, नेक्स्ट कार्बन अगर 3 हो तो हाइड्रोजन कितने हो जाने चाहिए, 5 6 7, 2 बढ़ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ कार्बन 1 2 3 हुए, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 7 हो गए और साथ में OH भी है। सो दैट मीन्स ये जो है सही बात है कि ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। रीजन पे अगर हम जाएं तो अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरिंग बाय CH2 यूनिट इज कॉल्ड होमोलोगस। हमने भी इसी की हेल्प से चेक किया है, तो दैट मीन्स असर्शन भी करेक्ट है और जो बी है इसी का ही एक्सप्लेनेशन है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंस आउट ऑफ दीज द कॉमनली यूज फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हमें ऑक्सीजन ऐड करनी होती है तो उस रिएक्शन में हम कुछ यूज करते हैं, वो क्या होता है आपने बहुत बार देखा होगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये यूज होता है एक, तो करेक्ट बात है। ऑक्सीजन ऐड करने के लिए ऑक्सीजन तो यूज कर ही सकते हो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके अलावा एल्केन पोटेशियम पर मैग्नेट, ये भी यूज होता है, तो दैट हाइड्रोजन नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। सो 1 2 3 तीनों ही यूज होते हैं, तो देख लो सी पार्ट है हमारा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मार्क में, ये देख लो फटाफट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अब कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, क्यों, क्योंकि कैटिनेशन उसका है, अभी ये सारा हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। कैटिनेशन एक है उसका, इसीलिए आइसोमर्स भी चलो मान सकते हैं, टेट्रावेलेंसी भी मान सकते हैं। लेकिन एलोट्रॉफी क्या होता है कि कंपाउंड अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे डायमंड हमने देखा था कि उसका एलोट्रॉफी है। सो दैट मीन्स इससे उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो इतनी लंबी चेन्स बना सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा एलोट्रॉफी की। ये फीचर है जिससे, वैसे ये है फीचर कार्बन का ही, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं जिसकी वजह से वो लॉन्ग चेन्स बना रहा है, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पे हमारे 1 मार्क के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम क्वेश्चन 21 से 2 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे वो देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21 सेज राइट द नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 4 कार्बन एटम्स। तो देखो कितने कार्बन एटम्स बोले हैं, 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए, 1 2 3 4, और साथ में क्या बोला है सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड की वजह से हमें पता है कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, तो अगर ये 4 कार्बन ले लिए सिंगल बॉन्ड ही रहेगा तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसका 1 हो गया, 2 3 4। सो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक कार्बन 2 हो रखे हैं, 3 4, यहाँ पे 2 हो रखे हैं, 3 4, यहाँ पे 1 हो रखा है, 3 कर दिए हमने, और तो देखो क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमारे पास कार्बन 4 थे, हाइड्रोजन 10 हो गए। और अगर हम इसका नाम रखें तो भैया 4 कार्बन बोले तो ब्यूट, सैचुरेटेड है मतलब एल्केन है, सो एन, सो ये आ गया हमारे पास ब्यूटेन,
ठीक है। सो हमसे क्या पूछा था, नेम पूछा था और स्ट्रक्चर बनाने को बोला था। मैंने आपके लिए आंसर्स यहाँ डाल रखे, तो आप टेंशन मत लेना, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ब्यूटेन का वो दे रखा है स्ट्रक्चर और ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है, राइट द नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने? 13। सो दैट मीन्स 13 हमारे पास इसके सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन और इथेन। मैंने बोला था बेंजीन बार बार आएगा। अब डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ये तो बना हुआ तो दिख ही रहा है हमें। चलो बेंजीन हमने पहले भी बनाया था, एक बार फिर से बनाते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना ना, अगर तो ईजी लगता है तो डायरेक्ट बना दो, जिन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है हमेशा पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे? देखो, जैसे हमें बेंजीन का बोला है तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स को हम इस तरीके से लगाते हैं। एंड देन इसमें यहाँ पे ये बॉन्ड किया, और अब हमें पता है बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन 1 2 3 हो चुका, सबके साथ हमें पता है एक एक हाइड्रोजन आता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत ईजी है। अब इसी की हेल्प से, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेती हूँ, अब इसी की हेल्प से मुझे अगर डॉट स्ट्रक्चर बनाने तो क्या करेंगे हम, हमें पता है 6 कार्बन्स को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सर्कल यहां से ले लेते हैं। 6 कार्बन्स को, ये ऐसा सर्कल बने, सो यहां से सर्कल ले लेते हैं और 6 कार्बन्स को अरेंज कर लेते हैं। 1 देन 2 3 4 5, थोड़े से सर्कल्स बड़े छोटे हो गए बेचारे, और एक और यहाँ पे बना के इधर ले आती हूँ, और वो इन दोनों पे कंप्लीट होना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर ये मेरी मदद करें, ठीक है। सुंदर बनाने के लिए टाइम वेस्ट हो रहा है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, तुम्हें सुंदर सुंदर वो देखने को मिलेगा ना फिर। चलो अब मैंने क्या किया, 6 कार्बन जैसे यहाँ पे लगाए थे इधर अरेंज कर, ध्यान से समझना, अगर ये समझ आ गया ना कभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मुश्किल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमें 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो डन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, फिर अगले 2 में डबल है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर अगले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उससे अगले में फिर से डबल तो 4 इलेक्ट्रॉन, इससे अगले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, ठीक है। सो हमने कार्बन वाला कर लिया। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। हमें पता है हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगाना है। सो अब हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, एक और सर्कल लेते हैं, चाहो तो कलर, चलो कलर चेंज कर देते हो और थोड़ा सुंदरता बढ़ा देते हैं इसकी, कहीं पता चले आपको मैम सुंदरता बता रहे, समझ भी आ रहा है ना, कहीं मैं सुंदरता ही बढ़ाती जाऊं इसकी। सो यहाँ पे देखो, ये एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगाया, फिर एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगाया, फिर एक हाइड्रोजन के लिए इस कार्बन के साथ लगाया, फिर हाइड्रोजन के लिए इस कार्बन के साथ लगाया, एक और हाइड्रोजन के लिए इस कार्बन के साथ, और एक और हाइड्रोजन के लिए, 6 हाइड्रोजन है ना हमारे पास, ये लग गया। चलो अब देखो जरा, इसको भी थोड़ा सुंदर कलर दे देते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन का, इनके भी सिंगल बॉन्ड ही है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, चाहो तो वो क्रॉस भी यूज कर सकते हो इसके लिए, मतलब एक इसका क्रॉस में दिखा देना, एक डॉट से। अरे अब मैं सेम ही रखती हूँ ना, मैंने डॉट बनाया तो मैं डॉट ही रखती हूँ। सो ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, और ये हो गया कंप्लीट। अब जरा फाइनल देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो पूरा ये स्ट्रक्चर इतना सुंदर सा प्यारा सा रेडी हो गया। एक बार काउंट भी कर लेते हैं। तो देखो जरा, ये हमारा कार्बन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट। इस वाले के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट। इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके 8 8 पूरे। हाइड्रोजन के बाद सब में 2 2 2 2 तो है ही। सो दैट मीन्स ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जब तक ये बनाना नहीं आएगा वो डिफिकल्ट लगेगा, ये बना लोगे तो ये भी उतना ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट किसका बोला था, बेंजीन का। वैसे तो इतना बड़ा बना ले तो कोई भी बना ही लोगे। उसके बाद है हमारे पास ईथेन। सो देखो जरा, जब हम ईथेन की बात करेंगे, सो यहां नाम पढ़ते हुए चल गया। ईथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। एन लग गया मतलब
एल्केन है। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से जाए तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 2 4 प्लस 2, तो 4 5 6। सो ये आ गया C2H6, मतलब 2 कार्बन बच्चे और हाइड्रोजन 6। देख लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बनना था, लेकिन हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो अगेन रेफरेंस के लिए ये बना सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट किया 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, इन 2 कार्बन के बीच में ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे ये 2 कार्बन ही शेयर करेंगे। ठीक है, अब बनाते हैं हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के लिए एक छोटा छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा। एक आया यहां से, 2 और ये आया 3। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे नाम लिख दो। ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब काउंट कर लो, इस कार्बन की काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। सो ये हो गया हमारा ईथेन का डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। Carbon prefers to share its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other element rather than gaining or losing the valence electron in order to attain noble gas configuration. Give reason to justify your answer. अब वो कह रहे हैं कि वो ऐसा क्यों करता है, ट्रांसफर करने की जगह शेयरिंग क्यों करता है, सिंपल वर्ड्स में। तो एक कंसेप्ट में आती है कि बहुत बार अभी क्वेश्चन आता रहेगा। सो कार्बन के साथ क्या है, देखो उसके पास कितने हैं आउटर शेल में, 4 है। तो उसके पास अगर उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या तो वो ये चारों को लूज कर दे या 4 और गेन कर ले, फिर 8 करके वो पूरी नोबल गैस वाली वो अचीव कर लेगा। ठीक है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करते तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और लेट्स सपोज 4 अगर वो गेन कर लेता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो आपके पास 8 हो गए, लेकिन प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं उसमें, 6 ही है। तो वो 6 प्रोटॉन्स जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये आ रहे हैं उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स टोटल 10 हो जाएंगे। देखो इस चीज को ऐसे समझो, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, हमें पता है कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हमारे पास इसमें, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है उसके पास, प्रोटॉन्स भी 6 है उसके पास। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि वो गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने कर ले अपने पास, 10 बना ले। अब प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं, ये 6 प्रोटॉन्स, ये जो एक्स्ट्रा 4 प्रोटॉन्स आप ला रहे हो वो मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज वाई ना तो वो गेन कर पाता है 4 इलेक्ट्रॉन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है। सो देयरफॉर कार्बन हैज, ये तरीका ये लिखने का है, ठीक है, दोनों ही करने में उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए वो शेयर करता है, मतलब ट्रांसफर करने की जगह शेयर करता है और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्रॉ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन हमारा क्या होता है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है उनके बीच में। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है बेटा, एल्केन हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन अगर n है, सो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2n + 2, मतलब 4 2 8 + 2 10 हो गया। तो ये हो गया। अब जब हम आइसोमर्स की बात करते हैं, आइसोमर्स क्या होता है कि ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन बनाने का इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बन सकता है। जैसे देखो यहाँ पे ले चलते हैं C4H10, उधर आ जाएंगे, अभी पहले यहाँ समझ लो C4H10, वो मैंने आंसर ही है, वो आपके लिए रखा था कि जब मैं PDF दूं तो आपके पास आंसर सारे हो। सो अगर हम 4 कार्बन लगाते हैं, 1 2 3 4, इसमें सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया एक तरीका, तो ये हो गया। अब इसी में ही अगर मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करना चाहूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 2 3 कार्बन तो मैंने ऐसे लगा दिए। अब देखो एक चीज समझ लो, चौथा कार्बन है उसको यहां लगाओगे, वो एक ही बात है, एक ही चेन बन रही है। ठीक है, उसको आप यहां लगा दोगे, वो सिंगल चेन में ही काउंट होगा। तो स्ट्रक्चर अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो बीच वाला कार्बन है इसमें कार्बन अटैच कर देते हैं। अब ध्यान से समझना, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 1 बन गया इसका, 2 3 4। इस वाले कार्बन की बात करूं तो 1 2 3 बॉन्डिंग इसकी हो गई है, तो चौथा हाइड्रोजन आ गया। इस कार्बन की बात करूं तो 1 ये बना चुका है, 2 3
और 4, और इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 बना चुका है, 2 3 4। अब इसमें फिर से देख लो, कार्बन कितने लिए हैं हमने, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन अभी भी 10 है। तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर तो हमने अलग कर दिया, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंस है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमर। सो ये हमारे आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया हमने। चलो अब नेक्स्ट देख लो 25th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ कार्बन कंपाउंड, विच वन ऑफ दीज कंपाउंड बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हम क्या देखेंगे, ये OH दिख रहा है बच्चे हमें, एल्कोहल वाले में OH लगता है। अब आप कहोगे मैम OH तो इसमें भी है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये COOH है। COOH मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चला गया हमारा, ठीक है। सो दैट मीन्स ये हमारा सिर्फ एक है जो कि है विच वन अमंग, सो हमारा सेकंड वाला जो है CH3OH, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। अब ट्रिपल बॉन्ड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का हमारा फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं, पहली बात तो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कार्बन N है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2N-2। तो यहाँ पे चेक कर लो, अगर हम इसकी बात करें सो यहाँ पे हमारे पास कार्बन 2 हाइड्रोजन 3, ये नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट देखो 2 into 2 करेंगे 4 प्लस हो रहे तो एल्केन में चला गया, 4 2 जा 8, ये हमारा एल्कीन हो गया। यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4। सो ये वाला जो है फोर्थ पार्ट जो है मतलब हमारा C3H4, ये हमारे पास जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे CN है तो H2N-2 आ रही है, 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आता है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये हो गया। नाउ नेक्स्ट बोला है हमें, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आंसर जो मैंने नाम लिखे हुए, अभी मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रही हूँ, नाम लिख लेना, नाम लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। कार्बन अगर एक है तो क्या आएगा बच्चे, मीथ आता है। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, सो एन लगता है उसके लिए, और साथ में एल्कोहल भी है तो OL लग जाएगा, सो मिथनॉल बन गया। इसके नाम की बात करें तो कार्बन 3 है तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉप, और साथ में इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, तो ये हो गया प्रोपीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज टू विच CH3COOH बिलोंग। सो हमारा जो ये CH3COOH है इसमें क्या है, 2 कार्बन है। अब अगर एक कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, अच्छा और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, पहले इसका नाम लिख लो। सो अगर मैं इसका नाम लिखूं, 2 कार्बन है मतलब ये हमारा हो गया ईथ, और साथ में हमारे पास इस कार्बन के साथ देखो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले वाले कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, दूसरे वाले कार्बन के साथ हमारा एक तो O है और साथ में OH है, तो यहाँ पे और कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो यहाँ पे हमने देखा कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं बना, सिंगल बॉन्ड बना। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ये फंक्शनल ग्रुप का है, सो दैट मीन्स अगर ये सिंगल बॉन्ड ही है तो एन आएगा, ठीक है। और साथ में OOH हमें दिख रहा है, COOH मतलब ऑक्सलिक एसिड, सो इथेनोइक एसिड हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर ये इथेनोइक एसिड है, इसका पहला वाला जाएंगे तो कौन सा होगा, ईथ से पहले मीथ आता है, सो ये बन जाएगा मिथनोइक एसिड, ठीक है, क्लियर है। और अगर इसका हमें क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है तो अब देखो मिथनॉइक में हमारे पास सिर्फ एक कार्बन है जिसमें से इसके साथ OH, ये वाला तो लगेगा ही। क्यों लगेगा बच्चे OOH, क्योंकि ये ऑक्सलिक एसिड है। इसके अलावा अब C देखो 1 2 3 सिर्फ एक ही बॉन्ड बचा है H, तो इसका नाम हो जाता है HCOOH, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया मिथनोइक एसिड, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो लास्ट देख लेते हैं एक बार क्या बोला है हमसे क्वेश्चन में, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सीरीज टू विच कंपाउंड C4H8। अभी हमने देखा था ना C, नहीं ये वाला नहीं था, C4H8। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 into 2 मतलब जितना N है हाइड्रोजन उसका डबल है, तो CnH2n किसका होता है, हमारा जो सेकंड एल्कीन्स होते हैं उसका होता है, ठीक है। सो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, एल्कीन्स नहीं लिखना, सिर्फ जनरल फॉर्मूला लिखना है,
ठीक है, क्लियर है, आई नो। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा एक साथ अगर आप चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ के आए होगे तो आपको लग रहा होगा, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है ना बेटा, आई सिंपली से कि टेंशन लेने से अच्छा जो मैंने इस चैप्टर का पूरा वीडियो डाला है, गो एंड वॉच दैट वीडियो। अगर उसको ढंग से पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो है, वो 1.5 घंटा अगर आपने ढंग से उसको देख लिया ना, तो यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। उसमें जो मैंने कंसेप्ट बताया है उससे नया मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो अगर डर लग रहा है कि बहुत सारी चीजें एक साथ है समझने के लिए, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो ताकि ये चैप्टर आपका स्ट्रांग हो सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ईथीन एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो ईथीन की बात करें तो ईथ मतलब बच्चे कितने कार्बन, मीथ 1 कार्बन होता है, ईथ 2 कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन और साथ में ईन लगा है, ईन मतलब सेकंड। एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है, जितने कार्बन हाइड्रोजन डबल। सो ये हो गया 2 2 4, तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वो। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर से जरा देख लो, यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास 4 है। ऐसा कैसे, क्योंकि डबल बॉन्ड है। सो ये हो गया 2 3 4, 2 3 4, ये हमारे हाइड्रोजन हो गए। सो अब इसको बनाएंगे कैसे, 1 कार्बन बनाया, ये ऐसे साथ में बना दिए 2 कार्बन हमने, ठीक है। इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो कितना, मतलब डबल बॉन्ड है तो कितने शेयर करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ये, ठीक है। इसके साथ 1 हाइड्रोजन, ये दिख रहा है ऊपर दिख रहा है ना हमें, हाइड्रोजन तो 2 ही वो शेयर होगा, फिर हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे बात करें 1 हाइड्रोजन इधर है, सिंगल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन इधर है, सिंगल बॉन्ड। अब काउंट कर लो इस कार्बन के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऑलवेज ऑलवेज अगर इसमें कहीं भी दिक्कत आती है, पहले ये स्ट्रक्चर बना लो और उसके बाद ये बनाना कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। The molecular formula of 2 alkynes A and B are CxH2 and C3Hy respectively. Find the value of X and Y. तो देखो C, X और H 2 दे रखे हैं। सो जब हम एल्काइंस की बात करते हैं तो हमें पता है जितने कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन कितने होते हैं, उसका डबल -2। तो यहाँ पे ये 2 दे रखा है, तो बेसिकली 2n-2 बराबर होगा किसके, 2 के। तो यहाँ से n निकाल लो, 2n हमारा हो जाएगा, 2 को उधर भेजो, ये 4 हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा 4/2, तो ये आ गए 2। सो मतलब कार्बन 2 है तभी तो हाइड्रोजन 2, कैसे, 2 2 4 -2, ये तो ये हो जाएगा। x क्या निकाला हमने, 2 है। सिमिलरली y देख लो, C3 तो यहाँ पे कितना होगा देख लो, 3 2 6 -2, तो ये हो जाएगा 4, C3H4। तो मतलब x हमारा 2 हो गया और y हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब बोला है राइट द नेम ऑफ दीज। अब इसका अगर नाम लिखना है तो देखो इसका नाम क्या होगा बच्चे, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब ईथ, और ये हमने क्या है हमारे ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं तो आइन लगता है। सो इथाइन, और नेक्स्ट इसका देखें तो प्रोपाइन, ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ में आ रहा है। जब तक इसके आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेंगे, एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे फिर सभी क्वेश्चन इजी लगेंगे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ऑल्सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 से हमारे 3 मार्क के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला है स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि देखो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे हम जब आयोनिक बॉन्ड पढ़ते थे तो हम कहते थे उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रांग होता है, जितना स्ट्रांग होता है इसलिए उसके हाई पॉइंट्स होते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो बॉन्ड तोड़ना आसान है इसीलिए यहाँ पे ये लो होता है। तो लिखेंगे कैसे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग, हेंस द कार्बन कंपाउंड जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये आपको 5 मार्क्स में एक पार्ट में पूछ लिया, 3 मार्क्स में पूछ लिया, 2 तो ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेंगे एग्जाम में पक्का, तो ये याद रखना है इन पॉइंट्स के आंसर, ठीक है। देन है सेम कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पहले भी क्वेश्चन करके आए हैं, क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। देन कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवेलेंट बॉन्ड, फिर से वही रीजन दे देंगे, क्यों, क्योंकि ना तो वो 4 लूज कर सकता ना तो वो 4 गेन कर सकता, ये हम पहली कंसेप्ट क्लियर करके आ चुके हैं। सो देयरफॉर, अच्छा ये मैंने यही इसी वीडियो में कंसेप्ट क्लियर इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी बता रही हूँ, मैं सोच रही कि मैम समझा ही नहीं रही, अभी पहला एक सेम क्वेश्चन आ चुका है
वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन 29, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स एंड लिस्ट देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो अब हमें बताओ कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड क्यों अलग होते हैं। आयोनिक बॉन्ड में हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में हमारी शेयरिंग होती है। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स ऑफ कंपाउंड। सो नेक्स्ट अगर इनके बीच में डिफरेंस दिखना है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो शेयरिंग से बनते हैं और आयोनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, ट्रांसफर से बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बैड, अरे 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 ये अभी पढ़ के आए हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, माय मिस्टेक, ये पुअर कंडक्टर होते हैं बच्चे और आयोनिक वाले गुड कंडक्टर होते हैं। अभी तो पढ़ के आए हैं क्यों पुअर होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छे से नहीं कर पाते। दीज आर पुअर कंडक्टर और इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है दैट इज वीक एंड इनका स्ट्रॉन्ग होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में जाए वहां भी हम ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। जब हम कोवेलेंट की बात करें तो इनके लो मेल्टिंग और वो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जब हम आयोनिक की बात करते हैं तो इनके हाई होते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से एक पॉइंट ये देख लेना, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट दे डिसॉल्व रैपिडली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता लेकिन केरोसिन वगैरह में हो जाएंगे। यहाँ की बात करेंगे तो वो सॉल्युबल होते हैं पानी में लेकिन इनसॉल्वेंट होते हैं केरोसिन वगैरह में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई आर कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि इस अब ये भी एक क्वेश्चन है जो बाकी क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि इनका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से ये स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं और न्यूक्लियर वगैरह बहुत छोटा होता है। तो देखो कार्बन कंपाउंड्स आर स्टेबल because carbon atom forms strong covalent bonds with other elements. This is due to the small size of carbon atom which allow the nucleus to strongly hold into the शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो हम ये तो पढ़ के आ रहे हैं कि देखो कोवेलेंट बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह इतना अच्छा होता है, लेकिन जो हमारे ये होते हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है, इसी वजह से न्यूक्लियस अच्छे से उसको होल्ड कर पाता है बाकी के जिसको उनसे पकड़ा हुआ है साथ में। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो सैचुरेटेड कौन से होते हैं बच्चे, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। और उसके बाद बोला गिव स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ द टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग 3 कार्बन। अब देखो अगर हम 3 कार्बन की बात करें तो जब मैं सैचुरेटेड की बात करूंगी मतलब 3 कार्बन, इसको ऐसे समझ लो मतलब प्रोप एन, ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितना होगा 3 2 6 7 8, तो ये हो गया हमारा। सिमिलरली जब मैं इसी में ही अब या तो प्रोपीन या प्रोपाइन दोनों ही आएंगे क्योंकि डबल बी और ट्रिपल बी, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, ये रहा, कहाँ गया 3 कार्बन का, तो सिंपल सा ये रहा हमारा जिसमें 3 कार्बन है, सबको एक एक हाइड्रोजन मिल गया, सब सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा बन गया प्रोपेन। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा प्रोपीन हो जाएगा, ये प्रोपाइन हो जाएगा। एक काम करती हूँ मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि 3 कार्बन वाला हमें देखना है सिंगल बॉन्ड हो, तो 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड बना दो, यहाँ पे एक तो है। सो 1 2 3, इस कार्बन के पास 2 है, 3 4, इस कार्बन के साथ 1 है तो 1 2 3, ठीक है, डन। सो ये हमारा हो गया प्रोपेन, ये पहली चीज हो गई। दूसरा अगर हम प्रोपीन देखें तो यहाँ पे कार्बन तो देखो अभी भी बेटा हमारे पास 3 ही है, लेकिन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो 2 3 4, इसका देखें तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोपीन, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने, रुक जाओ, प्रोप इन, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने डबल बॉन्ड लिया। यही अगर हम ट्रिपल बॉन्ड ले ले तो 1 2 3 कार्बन, लेकिन इसमें से एक के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंगल है, इसके पास 2 3, सो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दोगे। इधर 3 4, इसका ऑलरेडी 4 हो रखे तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसकी बात करेंगे 3 हो रखे, एक हाइड्रोजन और लगा दो, तो ये बन गया हमारा प्रोपाइन, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन 31 सेज व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, फाइंड द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये इंटरेस्टिंग है। स्टेट हाउ, अच्छा पहले 2 पार्ट देख लेते हैं। सो होमोलोगस सीरीज क्या होता है बच्चे, जब एक ही टाइप के सारे होते हैं और उनमें कितने कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस चलता है वहां पे, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि उनकी मॉलिक्यूलर मास में कितना फर्क आएगा, तो देखो हर किसी में अगर CH2 का आ रहा है तो हमें पता है कार्बन का कितना मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए। सो ये हो जाएगा 14U4, इतना जो है वो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। सो कहाँ पे थे हम, कहाँ तक हो गया,
स्टेट हाउ, यहाँ तक हो गया, स्टेट हाउ इन अ homologous series of carbon compound the following property vary with the increase in molecular mass, melting and boiling point। देखो जैसे जैसे मास बढ़ता है, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप जब तक चेंज नहीं होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो, इस तरीके से लिखेंगे, इन एनी केस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास देयर विल बी एन इंक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एज अ रिजल्ट ग्रेजुएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी सीन। जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें इंक्रीज दिखेगा, लेकिन जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। जब तक फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो देख लो कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है OH, ये C के साथ जब O भी है H भी है तो कौन से होते हैं ये होते हैं एल्डिहाइड्स। सो ये हो गए हमारे एल्डिहाइड। और अगर यहाँ पे देखें ये भी सेम है, यहाँ पे भी सेम चीज आ रही है। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता दूं, कीटोन वाले जो होते हैं आपके दिमाग में आएगा मैम यहाँ पे डबल O के साथ भी तो बन रहा है, तो ये कीटोन क्यों नहीं? क्योंकि बेटा जब भी देखना, जब भी हम कीटोन की बात करेंगे ना तो उसने कंडीशन रखी हुई है कि जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे इसने अगर O बनाया तो वो उसी कार्बन के साथ बनाएगी कि 2 बॉन्ड मेरे साथ और बाकी के जो बचे हुए ना हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाएगा। अगर हाइड्रोजन के साथ बना रहे तो फिर तू एल्डिहाइड बन जा, ठीक है। तो जहां पे भी हमें दिखेगा कि कार्बन के साथ बाकी 2 कार्बन है और O है, वो कीटोन कैटेगरी में जाएगा। बाकी अगर हमें ये दिख रहा है कि O के साथ और साथ में H भी है C के साथ, तो वो हमारे एल्डिहाइड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे अगर मैं इसके आपको दिखाऊं ना, देखो ये कैसे बनेंगे, 1 2 3। सो हमारे पास 3 कार्बन के, तो हाइड्रोजन कितने आए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन आए और साथ में O। उसमें देखें तो हमारे पास 2 कार्बन थे तो ये C2 था, और H कितने थे, 1 2 3 4 हमारे पास और साथ में O, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जनरल फॉर्मूला बनता है ना, जितने बच्चे कार्बन होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं और साथ में O, तो ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा नहीं, इसमें एक पार्ट और है ना, सो है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपाउंड्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। अगर हम देखें तो इनके बीच में एक तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये हमारे पास तीन थे कार्बन, फिर 2 कार्बन थे, ऐसे अगर हम 4 कार्बन ले ले तो क्या बनेगा, अगर हम 4 कार्बन ले सो उसके हिसाब से कार्बन 4 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8 और साथ में O। तो इसका बनाते हैं, कैसे बनेगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाएंगे और क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप है सो इधर मान लो मैंने O लगा दिया और इधर H लगा दिया, तो 1 2 3 4 C कंप्लीट हो गया। इधर 2 है 3 4 और इधर 2 है फिर से 3 4। सो यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8 और साथ में एक O। सो ये बन गया C4H8 0, ठीक है, 0 कह रही हूँ O, ठीक है। सो इस तरीके से आप बना दोगे। और ये क्या है, अच्छा ये उनके नाम लिखे, दे बिलोंग, ठीक है यार, कैसे लिखना है वो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे इसके नाम लिख के, क्योंकि वैसे नाम बोला नहीं था, स्टेट द रिलेशनशिप बोला था और ड्रॉ करने को बोला था, तो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया। बाकी जिस तरह से मैंने आंसर लिखे हुए हैं वैसे ही आंसर लिखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कार्बन अ मेंबर ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एस्टिमेटेड टू बी अराउंड, कितना लिखे, 3 मिलियन। व्हाई इज दिस प्रॉपर्टी नॉट एग्जिबिटेड बाय अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। बाकी क्यों नहीं करते, क्योंकि भैया पहली बात उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने उसमें नहीं होते, एंड उसके अलावा जो सारी कार्बन की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, जैसे उसके पास कैटिनेशन की, उसके पास है टेट्रावैलेंसी है, तो ये सब बाकियों के पास नहीं है, इसलिए वो ऐसे फॉर्म नहीं कर पाते। सो लिखेंगे कैसे, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप बिकॉज कार्बन एटम द फर्स्ट member of group 14 has the smallest size इन द ग्रुप एंड हाईएस्ट इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये बाकियों के पास नहीं है, पहली चीज। दूसरा, इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड रिक्वायर्ड 4 मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये बाकी के पास नहीं है, ठीक है, उसकी टेट्रावैलेंसी होगी बेसिकली। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन इज एबल टू होल्ड शेयर्ड पेयर, ठीक है, बाकियों का साइज इतना स्मॉल नहीं है तो वो नहीं कर पाते। द बॉन्ड, सॉरी मैं बार बार बॉम्ब बोल रही हूँ, पता नहीं बॉन्ड को। द बॉन्ड फॉर्म बाय अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप आर वीकर
ड्यू टू बिगर साइज वगैरह, ठीक है, क्लियर है। इस वजह से जो हमारे बाकी के हैं वो कार्बन जैसी ये सब चीजें नहीं कर पाते। नेक्स्ट है व्हाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों पुअर कंडक्टर्स हैं बच्चे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो पुअर कंडक्टर हो गए, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन देख रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। Write the name and structure of a saturated compound in which the carbon atoms are arranged in a ring। एक ऐसा saturated compound बनाना है। अब देखो यहाँ पे रिंग वाले में दिमाग में आ सकता है, एक तो वो साइक्लोहेक्सेन वाला है, एक दिमाग में आएगा वो बेंजीन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड होता है और उन्होंने साफ साफ बोला है कि आपको सैचुरेटेड वाला चाहिए एंड गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। सो हम यहाँ पे सैचुरेटेड वाला हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ये वाला जो होता है, जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन होता है। इसमें क्या होता है, इसका पहली बात तो नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। अब जरा समझो इसको, हेक्स मतलब कार्बन कितने होंगे 6 और साइक्लो है मतलब रिंग में अरेंज होंगे। सो 1 2 3 4 5, अरे रुक जाओ, 1 2 3 4 5, एक मिस कर दिया मैंने, रुक जाओ, यहाँ पे बना देते हैं इनके बीच में, समझ आना यार, रिंग में लगाना है। और क्यों हमने इसको चूज किया है, क्योंकि बेंजीन भी सेम चीज है, वहां पे भी हम 6 कार्बन लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है मतलब सैचुरेटेड है। अब देखो यहाँ पे सब पे सिंगल है, इस कार्बन के पास 2 है, 2 हाइड्रोजन लगा दो, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, इन सब पे 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। सो हमारे पास अगर 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। सो C6H12 हमारा होता है साइक्लोहेक्सेन। एंड इसमें कितने बॉन्ड्स है जरा काउंट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स इसमें, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, एन एल्डिहाइड एज वेल एज a ketone can be represented by the same molecular formula, say C3H6O. Write their structures and name them. State the relation between the two in language of science। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये वही बात है जो अभी मैं आपको समझा रही थी, इसको इधर कर लेते हैं कि जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं और जब हम कीटोन की बात करते हैं, अब इन्होंने हमें किसका पूछा है पहले वो देख लो, क्या बोला है, C3H6। अब देखो C3H6O, ठीक है, इसमें जब मैं एल्डिहाइड का बनाऊंगी, सो एल्डिहाइड का कैसे बनेगा बच्चे, देखो कार्बन हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है और हमें पता है एल्डिहाइड है तो कैसे होगा, एक O आएगा हमारे पास ऐसे और एक H आएगा ऐसे। अब बाकी देखो इस C का तो कंप्लीट हो गया, इस C में जाएंगे 1 2 3 4, इस C में जाएंगे तो 1 2 3 लगेंगे, ठीक है, एक उसका ऑलरेडी है, तो कितने हो गए C3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसी का ही अगर मैं कीटोन पे जाऊं तो कीटोन वाला मैं इसका कैसे बनाऊंगी, 3 कार्बन हमारे पास, अब हमें पता है इन 3 कार्बन में से कीटोन ने क्या बोला था कि मैं उसी कार्बन के साथ जुड़ूंगा जहां पे बाकी भी 2 वो कार्बन के साथ कर रहा होगा। तो इस वाले कार्बन के 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए, इस पे जाएंगे तो एक हो रखा है 2 3 4, सो ये हो गया H H H, इस वाले का 1 2 3 H H H, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कितना है, कार्बन 3, हाइड्रोजन कितने 1 2 3 और 4 5 6 और साथ में O। तो आप देख रहे हो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो साइंस की टर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये दोनों क्या है, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, जिनमें हमारा फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन 36 सेज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका रिएक्शन जब हम सोडियम से कराते थे तो हमें क्या मिलता था, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड होता है, इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ कराते तो देयरफॉर X हमारा क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। ऑल्सो आगे भी इसके बारे में दे रखा है, द सेम कंपाउंड X मतलब इथेनॉल व्हेन हीटेड एट 443 केल्विन in the presence of concentrated sulfuric acid gives an unsaturated hydrocarbon। ऐसा कौन सा है हाइड्रोका, पहली बात तो ये पता, जब हम इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें, सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम करता है, डिहाइड्रेशन का काम करता है, बेसिकली वाटर को खींच लेता है उससे। सो वो इस इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देता था, इथीन में कन्वर्ट कर देता था। सो जब हम इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है
इथीन में, ठीक है। तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई एक्स बोला, हमने बता दिया इथेनॉल है। नेक्स्ट बोला है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव मेंशन रिएक्शन एंड स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल मैंने आपको बता दिया। सेकंड इक्वेशन में क्या है, डिहाइड्रेशन का काम करता है। तो पहला हमारा था, हम यहाँ पे दिखा देंगे, ये लिया हमने इथेनॉल। ये जो इक्वेशन अब जितनी यहाँ पे आएंगी ना, यहाँ पे मैंने सारे वो क्वेश्चंस कवर करे जो जो आपकी इक्वेशन है सब कवर हो जाएंगी। तो जितनी इक्वेशन आएंगी इनको याद कर लेना, ठीक है। सो इथेनॉल का जब हम वो कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ बच्चे। सो एक तो हमको सोडियम इथॉक्साइड मिलता है, ये तो सॉल्ट हो गया, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जो हमने पहले जिसका आंसर दिया, जिसके बेसिस पे, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि इथेनॉल का अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, ट्रीट कर उसको कर रहे हैं H2SO4 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमारा जो इथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है इथीन में, ठीक है। और हमसे पूछा था सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है। सो हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रिंग एजेंट, इट रिएक्ट्स विद इथेनॉल टू गिव इथेन बाय रिमूविंग वाटर। तो इसका काम क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग का काम करता है, वाटर को रिमूव करके इथेनॉल को इथीन बना देता है, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन 37 सेज व्हाट हैपेंस व्हेन राइट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमारे पास पहला है इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर। सो अगर हम इथेनॉल को एयर में बर्न करते हैं, मतलब कंबशन करते हैं, तो कंबशन जब करते हैं तो एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और साथ में पानी। सो ये हमने लिया अपना इथेनॉल, उसका रिएक्शन दिखा दिया ऑक्सीजन के साथ, हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट लाइट तो साथ में है, ठीक है। सो ये रिएक्शन हो गया। देन है इथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 एट, अभी हम देख के आए लास्ट में, जब हम इथेनॉल को हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, ये जो हमारा इथेनॉल है बच्चे, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट जो देख के आए सेम, इथेनॉल को आपने यहाँ पे किया, ये कन्वर्ट हो गया इथीन में और साथ में पानी, ठीक है। पार्ट अ पीस ऑफ सोडियम, अगेन फिर से वही हो रहा है, इथेनॉल का रिएक्शन किससे, सोडियम से। अभी लास्ट क्वेश्चन में करके आए, मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चे, ये गिनती की 5-6 इक्वेशंस हैं, इनको याद कर लेना, इनके बेस पक्का क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, लिखवा लो मुझ से। सो अ पीस ऑफ सोडियम, फिर से रिएक्शन दिखा देंगे इथेनॉल का सोडियम के साथ जब वो रिएक्ट करेगा। सो हमने देखा था एक तो हमारा वो सॉल्ट देगा, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सो यहाँ पे रिएक्शन दिखा देंगे, ये हमारा इथेनॉल था, इसने रिएक्शन किया सोडियम के साथ, तो सोडियम एथोक्साइड मिल गया, ये सॉल्ट है बेसिकली, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई हमारी, ठीक है। क्लियर है बच्चे, याद कर लेना, ये इक्वेशन जरूर क्वेश्चन आएगा इनके बेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। Distinguish between esterification and saponification reaction with the help of chemical equation for each and state one use of each. Esters बच्चे क्या होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, स्वीट स्मेलिंग होते हैं, सो उससे परफ्यूम्स बनते हैं या फ्लेवर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद बात करें सपोनिफिकेशन, तो इसमें हमारा जो रिएक्शन में मिलता है उसकी हेल्प से हम सोप वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके यूजेस हो गए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर हम ईस्टरिफिकेशन की बात करें तो वो होता है बेसिकली प्रोसेस जिसमें ईस्टर बनता है, और वो कैसे बनता है, देखो इस चैप्टर में हमने दो कंपाउंड बहुत डिटेल में पढ़े थे, एक था उसमें इथेनॉल और एक था हमारा इथेनोइक एसिड। सो जब इस इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जो मिलता है वो ईस्टर होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा इथेनॉल। ऑल्सो कंफ्यूज मत होना कि इथेनॉल मैम ऐसे लिखें या अगर हम लिख रहे हैं C2H5OH, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। सो इथेनॉल का रिएक्शन जब इथेनोइक एसिड के साथ होता है तो हमें मिलता है ईस्टर एंड वाटर, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो एरो होगा उसके ऊपर लिख देना इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन में क्या होता है, जब ये जो आपको ईस्टर मिला है, जब ये ईस्टर NaOH के साथ एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है, तो ये हो गया हमारा ईस्टर। जब ये ईस्टर रिएक्ट करता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें ये जो सॉल्ट मिलता है और एल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट होता है और ये जो एल्कोहल, ये तो दो चीजें हमें मिल रही हैं बेसिकली, इस प्रोसेस को पूरा सपोनिफिकेशन बोलते हैं, और इसी की हेल्प से हम ये जो सॉल्ट मिला है इसकी हेल्प से ही जो हमारे सोप्स वगैरह होते हैं वो बनते हैं, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक यूज बोला था, तो ईस्टर इज यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर एजेंट्स, आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, एंड सपोनिफिकेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन मेकिंग सोप। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 से 3 ml of ethanol is taken in a test tube and warmed gently in a water bath.
a 5% solution of alkaline potassium permanganate is added first drop by drop to this solution then in excess. So सबसे पहले how is 5% solution, कैसे बनता है? सिंपल, 5% आप अपना पोटेशियम परमैंगनेट लोगे 100 ml पानी में, मतलब 5 ml वो लोगे 100 ml पानी में, तो ये 5% बन गया, ठीक है। देन है हमारे पास स्टेट द रोल ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर। अब इस पूरे प्रोसेस में इसका क्या काम होता है? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हेल्प करता है और हमारा हेल्प करता है कन्वर्जन में। व्हाट हैपेंस ऑन एडिंग इट इन एक्सेस? तो जब हम इसको एक्सेस में ऐड करते हैं, देखो जब आप पहले ऐड करोगे तो कलर डिसअपियर होगा, लेकिन अगर उसमें ऐड करते जाओगे अब उसमें कोई एल्कोहल बचा ही नहीं, तो देयर विल बी नो चेंज सीन, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे कि जो एल्कलाइन पोटेशियम permanganate है is adding oxygen to our alcohol and converting it into acid, hence it is an oxidizing agent, ठीक है। तो ये आंसर होगा कि क्या काम करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। एंड व्हेन दिस इज एडेड इट इनिशियली द कलर डिसअपियर्स, ठीक है, कलर डिसअपियर होगा, लेकिन जब हम इसको ऐड करते रहेंगे एक्सेस में, सो द कलर डज नॉट चेंज बिकॉज देयर इज नो मोर एल्कोहल, कुछ बचा ही नहीं तो क्या चेंज दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द केमिकल इक्वेशन। तो इसमें केमिकल इक्वेशन कौन सी आएगी? इथेनॉल लिया हमने, उसका रिएक्शन करवा रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं, उसको बेसिकली हीट कर रहे हैं, और किसके साथ किसका यूज कर रहे हैं? एल्कलाइन, जो अभी हम पोटेशियम परमैंगनेट पर के आए हैं, और वो कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड में, या हम सिंपल इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड, ठीक है। नाम से कंफ्यूज मत होना, दिस इज नथिंग बट इथेनोइक एसिड ओनली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 40। सो 2 कार्बन कंपाउंड्स X and Y हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, एक है C4H8 और एक है हमारे पास C5H12 रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ दीज इज मोस्ट लाइकली टू शो एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है। जस्टिफाई योर आंसर, ऑल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इनके जरा नाम देखते हैं। ये हमारा क्या है? कार्बन 4, तो ब्यूट, और साथ में H8 है, तो मतलब 4 2 8, तो कौन सा वाला है ये? ईन, ब्यूटीन, क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कौन सा वाला, जनरल फॉर्मूला किसका लगा है? एल्कीन का लगा है, तो ये ब्यूटीन हो गया। उसके बाद इसकी बात करें तो ये 5 है हमारे पास, तो ये हो गया पेंट, और साथ में 5 2 10 प्लस 2 हो रहा है, मतलब इन, पेंटीन हो गया, क्योंकि सिंगल, अब ये सिंगल है और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो मतलब ये वाला जो हुआ बच्चे ये अनसैचुरेटेड हुआ, और ये वाला जो हुआ ये हमारा सैचुरेटेड हुआ, ठीक है। और जब हमारा एडिशन रिएक्शन होता है उसका काम ही क्या होता है? वो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करता है। तो दैट मीन्स ये जो हमारा अनसैचुरेटेड वाला है ये एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, जिससे वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो सकता है। तो कैसे आंसर करेंगे? पहले लिख दिया हमने C4H8, ये जो है हमारा ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्यूटीन है, एंड ये वाला जो है ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पेंटेन है, एंड ये जो हमारा ब्यूटीन है विल गो एडिशन रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सिंपल इसको समझो, यहाँ डबल बॉन्ड है मतलब हाइड्रोजन कम है, तो इसमें अगर हम हाइड्रोजन बढ़ा देंगे तो वो सैचुरेटेड बन जाएगा ना। एडिशन में काम ही होता है हाइड्रोजन बढ़ाना। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास जितने कार्बन है सारे अच्छे से हाइड्रोजन बन रखे, सो ये एडिशन रिएक्शन करके और क्या करेगा? हाइड्रोजन बना के। लेकिन इसमें अगर हम हाइड्रोजन बढ़ाएंगे सो वो हम उसको सैचुरेटेड कर पाएंगे। और कैसा प्रोसेस होता है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसमें हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल वगैरह, प्रोडियम वगैरह। सो यहाँ पे हमने इथीन लिया, एंड जब इसमें यहाँ पे ये यूज करा तो वो इथेन में कन्वर्ट हो गया। या बेसिकली सिंपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक अनसैचुरेटेड वाला हमारा कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड में। और ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ भी लेते हैं कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो हम एडिशन रिएक्शन की वजह से, मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड करके, अरे भाई इसमें हाइड्रोजन ऐड करके फिर ये रिएक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चे? चलो आगे देखते हैं हम। आगे हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 41 है। 3 मार्क की क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, जरा इसको पढ़ते हैं और आंसर्स देते हैं। सो कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनी ऑफ द लिविंग थिंग्स वी यूज। अ लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी उसकी 4 वैलेंसी है इसलिए। नाउ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट। आंसर द फॉलोइंग।
क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपको पैराग्राफ दे दिया। अब आपसे पूछा है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, कौन से होते हैं जिसमें हाइड्रोजन के भी हैं और कार्बन के भी है, सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, वो हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट पूछा है लिस्ट टू प्रॉपर्टीज बाय वर्च्यू ऑफ विच कार्बन कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ, एक तो यही है टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन के, वो अपने साथ ऐसे ऐसे कार्बन के और जोड़ पाता है, तो कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, पूरा इसको ऐसे तमीज से लिखना क्योंकि 5 नंबर मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहले तो आपने हाइड्रोकार्बन्स बना दिए, ऐसे कंपाउंड्स जो एंटायरली हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स होते हैं। देन दो प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी हो गई, एक कैटिनेशन हो गई, एक टेट्रावेलेंसी हो गई, ये लिख दिया। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है बच्चे, कहां गया, नेक्स्ट पूछा है राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स और कीटोन। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, हमने ये बार बार चीज आएगी तुम्हारी आंखों के सामने, हमने देखा दोनों में फर्क मैं आपको बता चुकी हूँ, एक है हमारा CHO और एक है CO, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमने देखा जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो वो सिंपल कहते हैं मुझे कार्बन के साथ एक O आएगा और एक H आएगा, लेकिन जब हम कीटोन की बात करते हैं तो उसने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं उसी कार्बन के साथ लगूंगी जिसमें बाकी के 2 कार्बन ही होंगे, तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो इसको हम लिखेंगे CHO, ये वाला जिसमें HO दोनों है और यहाँ पे सिर्फ CE और डबल बॉन्ड बना रहे हैं O के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, एल्डिहाइड और ये हमने बता दिया। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर बिटवीन एथनोइक एसिड एंड इथेनॉल, तो एथनोइक एसिड और इथेनॉल में कौन सा रिएक्शन होता है और कौन से कैटलिस्ट, अभी हम एक क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें हमने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया था, अपना एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसमें होता क्या है, इथेनॉल को जब हम हीट करते हैं इसकी प्रेजेंस में सो वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो बच्चे, इसी में ना और करके क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कौन से होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन, ये अभी हम करके आए हैं वैसे तो, C4H10, सो इसमें क्या होता है बच्चे, 1 2 3 4 कार्बन लगाए और नॉर्मल 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिया, और एक में आप स्ट्रक्चर चेंज कैसे करोगे, यहाँ पे आप कार्बन ही यहाँ नीचे लगा दोगे, और ये भी मैं पूरा बना चुकी हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं बना रही, इसी सेशन में बनाई, ये मैं सोचना मैम क्वेश्चन क्यों छोड़ रही है। सो आएगा कैसे, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर निकल के आएगा, और ये सेम क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, 2 मार्क में आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। सो क्वेश्चन 42 में पहला पार्ट है डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज कौन सी होती है बच्चे, जिनमें कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस चलता हुआ आता है, वो हमारी होमोलोगस सीरीज होती है। सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having the same functional group and similar structure in which the successive member differ by CH2 group is called homologous series. Next पूछा है why is the melting and boiling point of C4H8 higher than that of C3H6 और C2H4? So यहाँ पे आप देखोगे इसमें 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन कम हो गया हाइड्रोजन भी कम, और कार्बन कम हाइड्रोजन और कम। सो यहाँ पे किसका डिफरेंस आ रहा है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा बच्चे वो ज्यादा होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, और जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी इंक्रीज दिखता है। सो देयरफॉर एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस इन अ होमोलोगस सीरीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास व्हाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेजुएशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज कंपाउंड। अब वो कह रहे हैं अगर ऐसा है तो केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज क्यों नहीं दिखता, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो केमिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पे, और फंक्शनल ग्रुप जब तक चेंज नहीं होगा कोई आपको केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं दिखेगा। नेक्स्ट बोला राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद मॉलिक्यूलर्स, ये हमने अभी क्वेश्चन करा था, फिर से करा देती हूं मैं, C3H6, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं इसको C3H6O, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं एल्डिहाइड में, सो यहाँ पे हम अगर देखें सो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर बनाने को बोला भी है इन्होंने, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर, और मेरे ख्याल से मैंने बनाया भी नहीं है तो मैं अच्छी बात अगर आपको बना के दिखा देती हूँ, चेक करें इसका स्ट्रक्चर है कहीं, नहीं इसका स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ध्यान से देखना। सो हमारे पास 3 कार्बन एटम है बच्चे, और यहाँ पे एल्डिहाइड की बात हो रही है तो यहाँ पे OH आएगा, मतलब इसके साथ O आ गया, इसके साथ H आ गया। अब इस कार्बन के तो 4 पूरे हो गए, इस कार्बन के 2 हैं, 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस कार्बन का 1 2 3 4, सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड वाला। इसी में ही अगर मैं बात करूं सेम C3H6O, लेकिन हमें अब कीटोन में बनाना है। सो कीटोन में ये कैसे बनेगा बच्चे, यहाँ पे 3 कार्बन और यहाँ पे जो बीच वाला कार्बन है इसके साथ क्या बनेगा
O लगेगा हमारा डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे ये लग गया और इसमें तो कंप्लीट हो गए इसके बॉन्ड, इसका एक हो रखा है 2 3 4, सो H H H और यहाँ पे देखिए तो H H। अब ठीक है, मैं 10 बार बता चुकी हूँ ये बात। आई होप ये तुम्हें याद होगा कि जब हम कीटोन की बात करते हैं तो वो उसी कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास बाकी 2 कार्बन हो और इसमें हाइड्रोजन भी चलेगा। और अगर हम इसके नाम पे जाएं तो इसका नाम क्या होगा बच्चे? अब यहाँ पे देखो 3 कार्बन है तो हम यूज करेंगे प्रोप, ठीक है। अब यहाँ पे हर जगह सिंगल बॉन्ड है सो यूज होगा एन, और साथ में एल्डिहाइड है तो लास्ट में लगता है एल, सो ये नाम निकल के आ गया प्रोपेनल। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कार्बन 3 है तो प्रोप यूज होगा, सिंगल बॉन्ड है सारी, ये फंक्शनल बॉन्ड है, ये मत समझना कि डबल बॉन्ड था। सो यहाँ पे फिर से एन लगेगा, ए में नहीं लगा रही क्योंकि यहाँ पे इसका कीटोन का यूज करेंगे ना ओन, सो ये हमारा बन गया प्रोपेनल, ठीक है। सो दैट मीन्स ये हो गया हमारा, ये स्ट्रक्चर बनाना था मैंने ये, अच्छा ये ऊपर स्ट्रक्चर बना तो हुआ है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे भी बना सकते हो वैसे भी बना सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 43। सो क्वेश्चन 43 सेज एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अरे भाई हमने बता दिया क्यों करता है, क्योंकि ना तो वो गेन कर सकता ना तो वो लूज कर सकता, क्योंकि उसके पास देखो आउटर शेल में 4 है, गेन कर लेगा तो अनस्टेबल सा रहेगा क्योंकि प्रोटॉन्स इतने सारे कैसे संभालेंगे, और लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ना वो गेन कर पाता है ना लूज कर पाता है, इसलिए वो शेयर करता है, ठीक है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं सिर्फ। देन एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाई 2 मेन रीजंस फॉर कार्बन फॉर्मेशन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ, कैसे कर लेते हैं, पहला है कैटिनेशन, दूसरा है टेट्रावेलेंसी, ठीक है। ये सारा डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं इसी सेशन में, तो आप यहाँ पे पढ़ लेना आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर वही रहेगा। सो व्हाई डज कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मोस्ट अदर, क्यों स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि वो बहुत स्मॉल है इसकी वजह से उसका न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है और वो स्ट्रॉन्गली होल्ड कर पाता है, ठीक है। सो ये रहे सारे आंसर्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन 44 स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म, सेम क्वेश्चन C4+ और C4-, सेम रीजन दोगे, क्योंकि गेन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वहां पे बचे हुए जो प्रोटॉन है वो संभाल नहीं पाएंगे, लूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ऑल्सो स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन वाई कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, तो वो तो हम कर चुके। नेक्स्ट है, अच्छा नहीं सॉरी, ऑल्सो स्टेट रीजन एक्सप्लेन वाई कोवेलेंट बॉन्ड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, दैट इज वाई दे आर बैड कंडक्टर। एंड देन आई हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों उनका लो मेल्टिंग, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं होता, और ज्यादा नहीं होता इस वजह से उसको ब्रेक करना इजी होता है, दैट इज व्हाई इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लास्ट हमसे पूछा है राइट द स्ट्रक्चरल फंक्शन, और भाई बेंजीन फिर से आ गया, याद है जब हमने 1 मार्क का स्टार्ट किया था तब से ये तुम्हारे पीछे है। सो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे करके मैं बना लेना। अब तुम्हें पता है क्या करना है, एक छोड़ा डबल, एक छोड़ा डबल, एक छोड़ा डबल, और यहाँ पे सबके साथ यहाँ पे एक 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 हाइड्रोजन दे दोगे, बन गया बेंजीन का, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए इसके हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सारे आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सो ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अब मीथेन तो बड़ा आसान है यार, मीथेन हमारा क्या है बेचारा, प्यारा सा, मीथ मतलब कितने कार्बन बेटा, 1 कार्बन, सॉरी, मीथ मतलब 1 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड HH के साथ बना लेगा ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखो क्या करना है, कार्बन लिया आपने, इस तरीके से सर्कल बनाया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो ये बन गया आपका सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो 2 तरीके हैं, अगर तो आपको जनरल फॉर्मूला याद है, जैसे एक हमने किया था, अगर ये है CnH2n+2 और साथ में O, तो ये हमारा होता है एल्कोहल का। सिमिलरली अगर CnH2n और O है, सो ये हमारा एल्डिहाइड का होता है, ये दोनों यहाँ यूज हो जाएंगे। देखो 2 2 4 + 2 और साथ में O है, मतलब ये एल्कोहल का हो गया, 2 2 4 और साथ में O है, मतलब ये एल्डिहाइड का हो गया। सो एक तो ये तरीका है, मान लो जनरल फॉर्मूला नहीं याद आ रहा और 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, सिंपल, ये लिया हमने C2H6O। सो यहाँ पे कार्बन हमारे पास 2 हैं बच्चे, अब हाइड्रोजन 6 लगाने हैं, तो कैसे ध्यान रखेंगे, इस कार्बन के साथ 1 है, 2 3 4, ये तो पक्का ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यूज हो गए, कितने हाइड्रोजन बचे हैं हमारे पास, 3 और बचे हैं, 1 2 तो लगा देंगे, इधर O लगाना भी जरूरी है, मतलब अब 1 हाइड्रोजन बचा है और तो कहीं लग नहीं सकता, तो मतलब H के साथ ही आएगा। सो यहाँ OH आते ही चल जाएगा, ये एल्कोहल फैमिली का है। नेक्स्ट है हमारे पास C2H
40। आई नो आप कह रहे हो मैम इससे अच्छा तो जनरल फॉर्मूले याद कर लेंगे, हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ना एग्जाम में याद आए तो ये तरीका है, ठीक है। 2 कार्बन, अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगने हैं, तो देखो एक कार्बन के साथ 1 2 3, ये हाइड्रोजन 3 तो फिक्स हो गए, सिर्फ एक हाइड्रोजन लग सकता है। अब अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन लग सकता है सो इस केस में क्या होगा, हमारे पास तो 4 हाइड्रोजन है, सो ये पॉसिबिलिटी कैसे हो पाएगी, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके साथ O के साथ आएगा, तो देखो डबल बॉन्ड कौन सा, ये यहाँ से कैसा बन गया, यहाँ पे एक तो इसके बॉन्ड कंप्लीट हो गए, कौन सा बना ये एल्डिहाइड वाला, तो यहां से भी आप कर सकते हो कि ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का है। लास्ट देखते हैं सी पार्ट, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथीन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग, व्हाई डू यू थिंक अ मिक्सचर ऑफ इथीन एंड एयर इज नॉट यूज्ड फॉर वेल्डिंग, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो जब हम उसके साथ ना कंप्लीट कंबशन नहीं होता, और अगर कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो हमारा मेल्ट नहीं होगा, इसीलिए, और एक तो स्मेल भी बड़ी गंदी से देता है, तो हम यहाँ पे इसलिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं ताकि कंप्लीट कंबशन हो। सो बिकॉज इथीन अंडरगोज इनकंप्लीट कंबशन इन एयर एंड गिव्स अ सूटी फ्लेम, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथीन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ क्लीन हाई टेम्परेचर फ्लेम दैट्स हॉट इनफ टू मेल्ट मेटल, ठीक है। इनकंप्लीट कंबशन होगा तो हमारा वेल्डिंग का काम हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर हम इस केस में बात करें तो वो अच्छी सी वो मतलब मेल्ट कर पाएगा आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाई आर सर्टेन कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, जो कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। सो एल्केन्स में क्या होता है बच्चे, जितने आपके पास कार्बन है उससे 2n+2 इतने हाइड्रोजन होते हैं। सिमिलरली जितने आपके पास कार्बन है उसके डबल अगर हैं सो वो एल्कीन होता है, और जितने हाइड्रोजन है उसके डबल में -2 कर दोगे तो वो एल्काइन हो जाएगा। सो ये होते हैं, और इसमें ये याद है ना, ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। सो ये हो गए इसके फॉर्मूलाज। नेक्स्ट हमसे पूछा है कहाँ गया, एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज। तो अगर हम इसकी बात करें सो यहाँ पे देखो पहला मेंबर कौन सा है, हमारी सिंगल कार्बन अगर आपके पास है, अगर आपके पास सिंगल कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चे, हमारे पास 4 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अगर हम इससे भी जाएं फॉर्मूले से सो 1 × 2 2 + 2 4, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, ये है हमारा मीथेन, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, बीच में हमारा क्या बोलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सो ये हो गया सिंपल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब ध्यान से समझना, जब हम एल्कीन्स पे जाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, सो हमारा स्टार्ट ही 2 कार्बन से होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया, और यहाँ पे 2 है, 3 4 2 3 4, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या है क्योंकि इसमें मीथ वाला तो होता ही नहीं, सो ये हो गया हमारा इथीन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट सिमिलरली एल्काइन में भी सेम है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, सो हम सिंगल कार्बन से नहीं बना सकते तो 2 कार्बन लिए, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड 3, अब ये 4 और यहाँ पे भी 4, सो ये हमारा क्या हो जाएगा अगेन ईथ आइन, ठीक है बच्चे। क्लियर है ये चीज, तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर बना देना। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स एल्कीन्स इनटू एल्केन्स। सो कौन सा ऐसा हमारा जो रिएक्शन है जो एल्कीन्स को, एल्कीन्स बोले तो बच्चे क्या होता है, एल्कीन्स मतलब हमारे अनसैचुरेटेड वाले जो है, तो अनसैचुरेटेड को एल्केन्स में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि आपके अनसैचुरेटेड वाले सैचुरेटेड में कन्वर्ट होते हैं, जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं उसको। सो वहां पे हमारा ये जो अनसैचुरेटेड है वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल वगैरह अगेन करके तो आए हुए, बट देख लो यहाँ पे जैसे एथीन की अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड है, इसमें जब हम इसको हाइड्रोजन ऐड करेंगे और साथ में निकल मान लो हमने एज अ कैटलिस्ट यूज किया है, हीट करेंगे तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि सैचुरेटेड, तो हमने देखा एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे कुछ पूछा है, क्या है, राइट अ केमिकल इक्वेशन, वो हमने देख ली। टू शो द नेसेसरी कंडीशंस फॉर दिस, क्या नेसेसरी कंडीशन है, एक ही हमने देखी कि भैया कैटलिस्ट प्रेजेंट होने चाहिए, निकल वगैरह, और यहाँ पे एडिशन रिएक्शन उसका नाम होता है, लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
47. So 47 क्वेश्चन, ए पार्ट, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। पहला है इथेनॉल को आप इथीन में कैसे कन्वर्ट करोगे। सो बच्चे ये एक एल्कोहल है, इसको अगर हमें इथीन में कन्वर्ट करना है तो हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है। वो कैसे होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से। सो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, हीटेड मतलब वार्म हीट करा जाएगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारा जो ये इथेनॉल है ये कन्वर्ट हो जाता है इथीन में। ये देखो इस तरीके से हमने किया था, ये हमारा इथेनॉल है, इसको हमने हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया इथीन में और साथ में वाटर। ठीक है, सो ये इसका कन्वर्जन लिखेंगे कैसे, इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू इथेन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं इसको। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग एथेनॉल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड हमसे पूछा है इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में। सो एल्कोहल को एनोइक एसिड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय एडिंग ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन ऐड कैसे करते हैं, हमने वो पढ़ा था ना जिसमें हमने वो यूज किया था पोटेशियम पर मैग्नेट, या मतलब एसिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमाइट या एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। सो इन दोनों की हेल्प से, इनके साथ जब हम रिएक्ट करते हैं, हीट करवाते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं अपने इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में। सो इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड थ्रू एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इन्वॉल्व्स एडिंग ऑक्सीजन टू इथेनॉल। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। सो दोज रिएक्शन, अच्छा अगला हमसे पहले मैं पढ़ देती हूँ, आजा भाई। हाँ, नेक्स्ट पूछा था डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ईच। सो एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चे, एडिशन रिएक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन की बात होती है ना, तो ये क्या करता है, एक एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसमें हमने देखा था ब्रोमाइन से कर लो, क्लोरो से कर लो। सो यहाँ पे जब हम एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, दोज रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर सिंपली एडेड टू अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल आर नोन एज हमारे एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इथीन इज कन्वर्टेड इनटू एथॉन व्हेन हीटेड विद कैटलिस्ट। ये हम कितनी बार देख के आ चुके हैं कि एक अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने के लिए हम यूज करते हैं और इसमें निकल वगैरह का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली हाइड्रोजन ऐड हो रहा है एडिशन रिएक्शन में, लेकिन जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, डिस्प्लेस करता है या सब्स्टिट्यूट करता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जैसे यहाँ पे अगर हम CH4 की बात करें तो इसने यहाँ पे मतलब C के साथ हमारे पास यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन वाले थे। अब जब यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ना, तो यहाँ पे अब ये हाइड्रोजन 3 रह गए और एक उसको रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने। सो यहाँ से ये मीथेन से बन गया क्लोरोमीथेन, क्योंकि उसने क्या किया, हाइड्रोजन 4 से 3 हो गए और एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ने ले ली। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है, इसमें क्या होता है कि हम सिंपली एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया जाता। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 का फर्स्ट पार्ट, ऑल्सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ऑल्सो यहाँ पे सोप एंड डिटर्जेंट का एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, 5 मार्क में आए, चाहे 2 मार्क में आए, चाहे 3 मार्क में आ सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसल व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन ऑयल और डर्ट। सो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये हमारा आयोनिक पार्ट होता है और ये पानी को बहुत प्यार करता है, और ये वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट हेट्स वाटर, इसको पानी बिल्कुल नहीं पसंद। तो जब हम ऐसे कोई डर्टी कपड़े वगैरह हमारे होते हैं तो ये कैसा फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये जो पानी को पसंद करता है ये तो पानी की तरफ, ये डर के मारे अंदर, ये डर के मारे अंदर। सो ये सारे मॉलिक्यूल्स खुद को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि ये वाला डर के अंदर और ये ऐसे बाहर। ठीक है, सो ये जो फॉर्मेशन होती है इसको हम बोलते हैं मिसल। अब होता क्या है, यहाँ पे सारा ऑयल और डर्ट जो है वो उसको पकड़ के बैठ जाता है, ट्रैप करके बैठते हैं, और जब हम कपड़े वगैरह झाड़ते हैं तो सारा ये जो डर्ट वगैरह है ये नीचे रह जाता है और हमारे कपड़े क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से बना के दिखा देंगे। देन हमें बोला है टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स X and Y with 10 ml of hard water in each. In test tube X add few drops of soap solution and in test tube Y add few drops of detergent. So X में हमने सोप डाला है
ऑल्सो एक क्वेश्चन क्लीनिंग पे आ जाता है कि कैसे, जो मैंने भी आपको बताया ना कि वो ऐसे ट्रैप कर लेता है। एक तो है मिसल फॉर्मेशन पूछ ली, एक बताना है कि कैसे क्लीन होता है। तो वो जब हम वो करते हैं कपड़ों को झाड़ते वगैरह तो वो रह जाता है, तो वो प्रोसेस भी आ सकता है पूछने के लिए। और वाई हमारे में, वाई में हमने डाला है डिटर्जेंट, ठीक है। और ध्यान रखना है ये सब किस में हो रहा है, हार्ड वाटर में, ठीक है बच्चे। सो देखो इन विच टेस्ट ट्यूब द फॉर्मेशन ऑफ फोम विल बी मोर, वाई। सो किस में फोम बनेगी, हमें पता है ये जो सोप होता है हमारा ये हार्ड वाटर में इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो फॉर्म कहां बनेगी, वाई वाले में बनेगी, ठीक है। सो फॉर्म कहां बनेगी, वाई वाले में, क्योंकि हमारा जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ इतना इफेक्टिव नहीं है लेकिन डिटर्जेंट होता है। नेक्स्ट पूछा है इन विच टेस्ट ट्यूब इज कर्डली सॉलिड। सो हमने देखा था जब सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब इसका आंसर होगा एक्स। जब सोप हमारा हार्ड वाटर के साथ तो वो स्कम बना लेता है, ठीक है। दैट इज वाई वो हमें जो कर्डली सॉलिड फॉर्म्ड है वहां पे दिखेगा। तो आंसर कैसे करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ फोम विल बी मोर इन टेस्ट ट्यूब, वाई डिटर्जेंट वाली, बिकॉज डिटर्जेंट कैन फंक्शन एफिशिएंटली इन हार्ड वाटर and without forming any insoluble कंपाउंड। सिमिलरली जो कर्डली सॉलिड है दिस विल बी फॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब एक्स, मतलब सोप वाली में ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन सोप एंड ये जो हमारे हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होते हैं उसके साथ वो रिएक्शन करके इनसॉल्युबल, जिसको हम स्कम बोलते हैं, वो बना लेते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सोप कर्ड, ठीक है, जिसको स्कम बोलते हैं। 50 बार बोल दिया मैंने ये। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ बच्चे हमारे पर्याप्त सीरीज का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एनालिसिस कंपाउंड भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए क्वेश्चंस के साथ। आई रियली होप आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, डरना नहीं है बिल्कुल। हर चैप्टर के आपके पास पूरे हर चैप्टर मतलब पूरे आपके पास वो एक्सप्लेनेशंस भी हैं। तो कहीं किसी टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही है बार बार तो वीडियो पे जाओ और उस टॉपिक को देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।